कत्ल के मुकदमात में उम्र कैद की सजा होती है। साइफर केस भी एक मजाक केस है। कोई ऐसा मटेरियल मौजूद नहीं है कि जिससे उनकी कनेक्शन हो सके। तो ये मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का दोहरा मेयार है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हसनैन जावेद चाइना से, और गुलाम अब्बास हरल साहब लॉयर हैं, एमिनेंट लॉयर हैं। वो उन्होंने हमें इस वक्त वक्त दिया है, बहुत उनकी मेहरबानी। वो ड्राइव कर रहे थे कहीं पे और उन्होंने ही काइंडली एक्सेप्टेड आवर रिक्वेस्ट, और वो अपनी कार से ज्वाइन कर रहे हैं हमें इस डिस्कशन के लिए। और आज की डिस्कशन ये है कि मेंबर पार्लियामेंट यानी नेशनल असेंबली और सेनेट के मेंबरान और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया मुकर्रर होना चाहिए किरदार के म्यार का, जिसके बुनियाद पे उनको अहल किया जाए या ना अहल किया जाए। क्या एक झूठा शख्स, क्या एक मुजरिम जिंदगी भर के लिए नाअहल होना चाहिए, या ये समझ लेना चाहिए कि वो 10-20 साल के बाद वो ठीक हो जाएगा, उसके गुनाह जो हैं वो धुल जाएंगे और उसको एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। इस मामले पे बहस हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब ने आज अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं इस मामले पे। उन्होंने फरमाया कि जो 62 और 63 आर्टिकल्स हैं जो कि ज़ियाउल हक साहब ने इंट्रोड्यूस कराए थे 1985 में पाकिस्तान के आइन में, तो एक तो उन्होंने ज़ियाउल हक साहब पे बहुत तनकीद की कि एक आमिर, एक फौजी डिक्टेटर ये काम कैसे कर सकता था। और उन्होंने रिमार्क्स ये भी दिए कि ये आर्टिकल्स, इनमें जो मेयार मुकर्रर किया गया है मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स का, उनकी उनके इंतखाब का, इस मेयार पे तो कायद आजम भी पूरे नहीं उतर सकते थे। तो ये मामलात हैं, हम इनके ऊपर इन्हें समझना चाहेंगे, हम इन पे बहस नहीं करना चाहते इन मामलात पे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो रहे हैं और मोअज़्ज़ज़ जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके सामने ये मुद्दा है। और इसको समझने के लिए डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त से मैं हरल साहब से पूछूंगा कि आप अपनी राय दीजिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पे के जो ये मामला चल रहे हैं, आप इसे कैसे देखते हैं कि ये क्या असल बहस क्या है? क्या ये सिमेंटिक्स का प्रॉब्लम है? सादिक और अमीन जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलकाबात हैं, उनके लिए ये लक़ब इस्तेमाल किए गए, उनका इन आर्टिकल्स में होना, क्या ये मुद्दा है, या ये मुद्दा है कि जिंदगी भर के लिए किसी भी सूरत में नाअहल नहीं होना चाहिए? इस सेक्शन का इस्तेमाल करके, इस आर्टिकल का इस्तेमाल करके आप जो है लोगों को डिस्क्वालीफाई करवाएंगे अदालतों से, और अदालतों से जैसे फैसले आए हैं और आ रहे हैं, ये आपको भी पता है कि किस तरह अदालतों से किसी को मैनेज किया जाता है। जब आपने किसी को लाना हो और उसके सामने जितनी भी रुकावटें होती हैं वो अदालतों के जरिए खत्म करवाई जाती हैं, और जब आपने किसी को भेजना हो, बाहर करना हो, तो फिर अदालतों के ज़रिए ही उसको डिस्क्वालीफ़ाई करवाया जाता है और फिर उसको नाअहल तस्वर किया जाता है। अब जो डिबेट इस पे चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, या जो केस चल रहा है, चूँकि नवाज़ शरीफ के हवाले से 62(1)(f) के में उसको उस वक़्त जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, उन्होंने लाइफ़ टाइम जो है उनको डिस्क्वालीफ़ाई किया। उसके बाद जहांगीर तरीन जो है उसको भी डिस्क्वालीफाई किया गया। जी। उसके बाद जो है एक अमेंडमेंट की गई इलेक्शन एक्ट जो है 2017, उसकी एक सेक्शन जो है 232 में, उसमें अमेंडमेंट करके, चूंकि 62(1)(f) जो है इस हवाले से बिल्कुल साइलेंट है दस्तूर का कि कितनी मुद्दत नाअहलियत होगी, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको लाइफ टाइम कह दिया, लेकिन उसने उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नहीं कहा कि ये 5 साल के लिए होगी, 10 साल के लिए होगी, 15 साल के लिए होगी। फिर जब ये अमेंडमेंट की गई 2017 के एक्ट में, इलेक्शन एक्ट में, उसमें इसकी जो मुद्दत है वो 5 साल के लिए मुकर्रर की गई कि 62(1)(f) के तहत कोई भी अगर यानी नाअहल लाइफ टाइम का होगा। कहीं ज़िक्र नहीं है मौजूद। नहीं, जो अमेंडमेंट की गई 2017 के एक्ट में, उसमें मुद्दत जो है उसका जिक्र किया गया, उसको मुकर्रर किया गया कि 5 साल के लिए, उसको 5 साल के लिए अमेंडमेंट मुकर्रर के किया बाद गया। अब चूंकि नवाज शरीफ के हवाले से नॉमिनेशन पेपर आ गए और उसके हवाले से उसको चैलेंज किया गया, और मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट में आया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस 62(1)(f) जो है उसके हवाले से इंटरप्रिटेशन करनी है, उस कानून को सामने रखते हुए
2017 इलेक्शन एक्ट है, 232 उसकी शिक है। उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरप्रिटेशन करनी है, उस जजमेंट की को भी देखना है जो पहले ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है। तो मेरी नज़र में तो जब कोई एक्ट या कानून मौजूद हो तो फिर उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की गुंजाइश जो है, उसके जो दायरा इख्तियार है वो ख़त्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा इख्तियार है वो सिर्फ ये है कि कानून जो है बनाना वो पार्लियामेंट का काम है, सिर्फ उसकी तशरीह करना जो है वो अदालतों का काम है, आला अदलिया का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है, हाई कोर्ट का काम है। तो इसमें अब एक्ट चूंकि आ चुका है, कानून बन चुका है। अच्छा, अगर 62 के अंदर जो है वो कोई तफवीज नहीं की गई, कोई टाइम स्पैन तफे हुई थी कि कितनी इसकी इब्तदा होगी? नहीं, कोई नहीं, उसमें बिल्कुल कोई मुद्दत नहीं लिखी हुई कि ये डिस्क्वालिफिकेशन जो होगी, अगर कोई सादे कमीन नहीं होगा तो उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन होगी फॉर पीरियड ऑफ सच एंड सच, मतलब जो भी टाइम है उसके हवाले से सिर्फ उसमें ये कहा है कि वो डिस्क्वालीफाई होगा, मुद्दत नहीं बताई गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि इसको लाइफ टाइम के लिए क्लियर इन दोनों को कि किया। ये जो जरा मैं ये आप बताइए अरल साहब कि ये असल मुद्दा क्या है कि डिस्क्वालिफिकेशन कितनी देर के लिए होनी चाहिए, सारी उम्र के लिए होनी चाहिए या 5 साल के लिए होनी चाहिए? असल मुद्दा ये है या मुद्दा ये है कि उसका जो क्राइटेरिया मुकर्रर है डिस्क्वालिफिकेशन का वो क्या होना चाहिए? ये जरा इसको जरा क्लियर कीजिएगा। देखिए, जो आम तौर पे आपने सुना होगा कि किसी को अगर लाइफ सेंटेंस होती है, उम्र की सजा होती है उसको, उम्र कैद की, आम फौजदारी मुकदमात में, कत्ल के मुकदमात में ज्यादा जो है वो सजा उम्र कैद की सजा होती है। उसमें भी जो मुद्दत है वो मुकर्रर है 25 साल के लिए, और वो राइट। उसकी माफिया वगैरह डाल के जो उसका सेक्शन है सीआरपीसी का 382, उसको डाल के फिर वो कम हो जाती तकरीबन कुछ 17-18 साल जो है। ये अच्छा सर, मैं सुप्रीम अगर कोर्ट को। मेरी आवाज अगर आ रही है तो मैं हरत जी साहब डॉक्टर साहब, आ रही है आपकी को आवाज। करना प्लीज आप चाहूंगा। गो अहेड, आप पूछिए सवाल। अच्छा, हरत साहब सेट के अंदर यानी कानून और आइन के अंदर इसका कोई टाइम स्पैन नहीं है, तब से कोई टाइम नहीं उन्होंने बताया था कि 5 साल की। अदलिया ने भी इसके ऊपर कोई नहीं की। कानून साजी नहीं की। तो ये कानून साजी क्या कानून साजी असेंबली के अंदर देखिए, हुई जो थी? अभी असेंबली थी, ये 16 माह की जो हुकूमत थी पीडीएम की, उसमें ये कानून साजी हुई इलेक्शन एक्ट 2017 के हवाले से। उन्होंने 232 जो है सेक्शन 2017 एक्ट जो इलेक्शन एक्ट है उसमें तरमीम की, और उन्होंने मुद्दत जो है वो 5 साल के लिए कर दी। अब अगर सियासी तौर पे मैं देखूं तो सर ये तकरीबन 85 के अंदर कानून बनता है, यानी जियाउल हक साहब इसको कानून बनाते हैं, क्योंकि जियाउल हक साहब के जो दिमाग में था वो ये अपने आप को भी अमीरुल मोमिनीन समझते थे, और नवाज शरीफ साहब भी जो है वो अपने आप को अमीरुल मोमिनीन समझते थे, यानी हर चीज से मुबर्रा। और 62-63 अगर मैं गलत नहीं हूं तो आम इंसान या बेहतरीन इंसान भी, ये तो तकरीबन तकरीबन नबूवत का कोई दर्जा होता है, यानी इतना इंसान मासूम हो जाए। तो 62-63 का उसके साथ लिंकअप करना और कानून का हिस्सा बनाना, क्या ये सही था या गलत था? बिल्कुल गलत था डॉक्टर साहब, आपने ठीक फरमाया, क्योंकि इतना सख्त जो है इसका मेयार जो है मुतय्यन करना कि कोई आदमी जो है सादिक और अमीन जो है, देखें हम सब गुनहगार हैं, और ये जो सादिक और अमीन वाले लकाबात हैं ये सिर्फ नबियों के लिए हैं, और वो ही पूरा उतरते हैं इन लकाबात पे, इन मेयार पे। हम इंसान जो हैं हम तो बहुत बड़े गुनहगार हैं, ये इस तरह के जो मेयार हैं उन पे हम नहीं मतलब पूरा उतर सकते। सादिक और अमीन छोड़ दें, यहाँ पे आपने देखा है कि जितने भी कल अदम तंजीमों अगर के मैं गलत नहीं हूं हरन रहनुमा साहब, हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि 2017 में अवामी नेशन पार्टी के जो सरबराह हैं असफन यार वली, उन्होंने कहा था कि 18वीं तरमीम के वक्त आइन की आर्टिकल 62-63 को इसकी असल हालत में बहाल मुखालफत की थी, और इसका पहला शिकार भी नवाज शरीफ हुए। डॉक्टर साहब, आपकी उनके आवाज एक्सेप्ट में कैसे हो बहुत गए? लैग आ रहा है, जरा डॉक्टर स्टेबल हो जाए तो साहब, आपका सवाल दोबारा एक तो पूछ आपने लीजिए। फरमाया कि
वही जो जो कोई कानून बनाता है, कोई कानून बनाता है तो उसी का वो खुद शिकार होता है और उसी का नुकसान उसको होता है। देखिए हमारी तारीख जो है, हमने जितने भी सियासतदान हैं, तारीख से अगर हमने कोई एक सबक सीखा है, तो वो ये है कि हमने कोई सबक नहीं सीखा। आज जो मिलिट्री इस कानून के अलावा जो मिलिट्री कोर्ट्स में सियासतदानों के मुकदमात जो भेजे जा ये जो इसको या इंडोर्स कर रही है नून लीग, उस हक उसकी फेवर में उन्होंने करारदाद मंजूर की ईमान से। को एग्रीड। यही तो है रहनुमा नून लीग के, वही मिलिट्री को चक्कर लगा रहे होंगे और मिलिट्री कोर्ट्स में यही जो है वो अपनी मुकदमात जो है उनको फेस कर रहे होंगे, यहाँ पे सर नारे लगा रहे ये होंगे। आप अच्छा यही सर, इस पे यही कुछ इम्पोर्टेंट हरल साहब आप मुझे ये पहले भी बताइएगा, हरल साहब इस पे इम्पोर्टेंट बात बताइए, अभी नवाज शरीफ अहल हैं या ना अहल हैं? और अगर ना अहल हैं तो उनके कागजात नामजदगी के कैसे मंजूर हो नामजदगी गए? मुस्तरद होंगे या एक्सेप्ट होंगे? देखिए ये उनके कागजात जो हैं उस हवाले से चैलेंज हुए हैं और उस मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में गया है। मैंने पहले भी कई प्रोग्राम में ये बात की थी कि क्योंकि अब नवाज शरीफ जो है उस एक्ट का सहारा ले रहे हैं और इलेक्शन एक्ट की 232 जो शेख जिसमें तरमीम की गई उसको अभी तक किसी ने चैलेंज फरीक ने नहीं किया। जब तक वो उसको चैलेंज नहीं किया जाता और उसको खत्म नहीं किया जाता, तो तब तक जो है वो अयल तसव्वुर होंगे मेरी नजर ये में। शेख क्या अगर कहती है? वो कल को इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का कोई व्यू आता है तो फिर कोई और बात हो सकती है। नरल साहब, ये जो इलेक्शन एक्ट की ये शेख है जिसका आप हवाला दे रहे हैं, इसके अच्छा एक और ये बात क्या मुझे कहती है? बताइए, मैं जरा वो कहते हैं ना डॉक्टर साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, अगर आप मुझे इजाजत दें। जी प्लीज प्लीज। एक इजाजत दें तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है। यस मुझे प्लीज गो सर, अहेड। जैसे ये 62-63 जो था, ये जियाउल हक ने शुरू किया एक आमिराना कानून के तौर पे 62-63, यानी जो कि उनको ये सूट करती थी तब तक उनके साथ थी, जब तक उनके ओपोनेंट्स इसके जेर अताब आ सकते थे, उन्होंने 62-63 लगवाया। ये इनको ये आप, इसको मैं आज चैलेंज किया जा रहा है, बेशक इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है, लेकिन कानून 62-63 का ठीक भी नहीं, क्या फरमाते हैं? ये जरा ये देखिए कादरी साहब का जो हमारे यहाँ बयानिया था कुछ इस मामले में। जमातों को, देखिए हमारी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से यहाँ पे लोगों को प्लांट किया जाता है और मजहबी जमातों को खसूसी तौर पे उनको इस्तेमाल किया जाता है। जब भी उन्होंने किसी मुंतखब हुकूमत को घर भेजना हो या कोई अपनी किसी हवाले से भी उन्होंने अपने मकासद। अच्छा, एक हरल साहब, डॉक्टर साहब की इजाजत से मैं सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि एक तो जी 62 और 63 और इस तरीके से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, बहुत से ऐसे कवानीन हैं जिनके ऊपर वो बात कर रहे हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसके अंदर 184 सबसेक्शन 3 भी है। सुमोटो वाली बात भी बिल्कुल दुरुस्त है और जिसके बारे में मैं एग्री करता हूं कि ऐसे नहीं होना चाहिए। और दूसरा 62 और 63, लेकिन इन सब की टाइमिंग जो है वो ऐसा क्यों लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब को फेवर कर रही है? हमें तो लग रहा है सब कुछ ही उन्हें फेवर कर रहा है, क्योंकि अरल साहब आप क्या फरमाते हैं? देखिए डॉक्टर साहब मैंने आपका सवाल पूरा नहीं सुना, लेकिन काजी साहब के हवाले से देखिए, एक तरफ तो काजी साहब जो हैं भुट्टो को इंसाफ दे रहे हैं, उस वक्त के जो वजीर आजम था उसको इंसाफ दे रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट का और काजी साहब का दोहरा म्यार है कि एक तरफ तो आप उस वक्त जो मुल्तखब वजीर आजम को सजाए मौत दी गई उसको आप इंसाफ देना चाह रहे हैं, और आज मौजूदा जो इस वक्त जो है लोगों के जो दस्तूरी जमानतें हैं वो खत्म है। जमशेद दस्ती के साथ आपने देखा कि क्या हुआ, और बाकी सारी जो अवाम के साथ और एक पार्टी के साथ हो रहा है, और एक वजीर आजम के साथ जिस तरह उसके ऊपर झूठे से एक से बढ़ के एक मुकदमा बनाया गया है। कुछ मुकदमे अगर उन्होंने कोई गलत भी किया है तो कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का दोहरा मेयार है कि आप भुट्टो को इंसाफ दे रहे हैं और एक वजीर आजम जो अभी जिंदा है उसके खिलाफ एक और आपका निजाम मेयार है इंसाफ का। अच्छा, आपकी विसादत से, क्योंकि अगर आवाज अभी क्लियर आ रही है डॉक्टर साहब, तो हाँ जी, आखिरी अब सवाल ये कर क्लियर लें हो गया डॉक्टर कि साहब। दो यस। मेजर केस, साइफर केस तो उड़ गया, बाकी दूसरे केस में जान नहीं, तोशा खाना बिल्कुल ही एक मजाहिया किस्म का है।
किस बुनियाद के ऊपर ये कितनी देर मजीद खान साहब को ये अंदर रख सकते हैं? इन एनी केस इनको बाहर तो निकालना पड़ेगा। क्या कहते हैं? देखिए देखिए डॉक्टर साहब, ये सारे जो मुकदमात हैं, ये ये झूठे और बोगस हैं। ये आपको पता है कि किस तरह रुकावट खड़ी करने के लिए, उनको इलेक्शन से बाहर रखने के लिए ये सारे मुकदमात बनाए गए हैं। साइफर केस भी एक मजाक केस है। उसके बाद तोशाखाना केस है। उस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट का जो हाई कोर्ट का फैसला आ गया। अब एक केस बचा है, क्योंकि एक केस में उनको कन्विक्शन थी, जो तोशाखाना केस था, उसमें उनकी सजा जो थी वो खत्म कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन चूंकि नाइली अभी बरकरार है, वो अभी उस हवाले से अपील पेंडिंग है, वो फिक्स नहीं हो रही। जैसे वो फिक्स होगी, वो भी केस खत्म हो जाएगा। फिर इनको नैब वाले केस, जो अलकादर ट्रस्ट केस है, उसमें ले जाएंगे। उसके बाद आपने देखा है कि वो बेचारी जो खदीजा अलकादर शाह को है, अगर लेकिन वन लाइन के साथ अंदर, ही वन लाइन में सर, वन लाइनर अगर आप अलकादर स्टेट की जो भी बात अगर है तो वो भी बता दें कि उसके अंदर कोई सब्सटेंस है। कोई 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 ऐसा मटेरियल मौजूद नहीं है कि जिससे उनकी कनेक्शन हो सके। यहाँ पे एग्जैक्टली। आप इस तरह के मुकदमात बनाए गए। एक मुकदमा जो है, या एक वकुआ होता है, तो उसका एक ही मुकदमा दर्ज होता है। वो बेचारी जो खतीजा शाह है, वो उसने यहाँ पे 9 मई वाला मामला जो है लाहौर में फेस किया। उसके बाद उसी मुकदमे में क्वेटा में एक एफआईआर दर्ज होती है। कोई शहरी कहता है जी मेरी जज्बात जो है उसको ठेस पहुंची है, मैं हर्ट हुआ हूँ। तो ये मजाक बना हुआ है। इस मुल्क में एक लेकिन जंगल का ये कानून है, हरल कोई साहब, ये कानून नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया, आप की सारी मैंने गुफ्तगू से मैंने हिसाब अब ये अंदाजा ये लगा रहे हैं कि ये एक वन साइडेड जो है सारी सूरत हाल है। यानी एक पार्टी को इससे फायदा पहुंच रहा है और एक वजीर आजम जो रहे हैं वो विक्टिम बन रहे हैं सारी सिचुएशन के। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ये फरमा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कि हमारी इस सारी कार्रवाई से ये तासुर ना लिया जाए कि हम किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रहे हैं। ये तो तसर जो है वो पैदा हो रहा है, और ये बड़ा ठोस है, इसमें वजन है। क्योंकि जो इंसाफ है वो सिर्फ होता हुआ नजर होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। जो एक निजाम इंसाफ का जो एक मुसलमा असूल है कि इंसाफ सिर्फ किया ना जाए, होता हुआ नजर भी आए। तो जी ये दोहरा मेयार है कि आप जो है किसी को आउट करने के लिए उसके ऊपर झूठे मुकदमात दर्ज कर देते हैं। तो ये जो पाक सर जमीन अच्छा है इस वक्त सर, वेरी बेआईन हुई लास्ट हुई है। क्वेश्चन टू हरल साहब, ताकि मुद्दा जरा क्लियर हो जाए। मैं दोबारा से दोहराता हूँ, हरल साहब मेरे ख्याल में आप सुन रहे हैं। जी 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 मैं सुन रहा जी हूँ। जी जी डॉक्टर साहब। अच्छा, एक तो जैसे मैंने ये कहा कि 184 सब सेक्शन 3 सुमोटो वाला जो आर्टिकल है उसके ऊपर बिल्कुल इनको रिफॉर्म करना चाहिए जुडिशरी को। 62-63 निहायत ही बोगस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, इसको बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आपने ये देखा टाइमिंग बड़ी गलत है। टाइमिंग सारी फेवर कर रही है, काजी साहब कह सही रहे हैं, लेकिन टाइमिंग फेवर कर रही है सारी नवाज शरीफ को। इसी तरीके से स्टेट मशीनरी सारी फेवर कर रही है नवाज शरीफ को। पीटीवी जो स्टेट चैनल है उसके अंदर बकायदा नवाज शरीफ के हक में पंजाब की कॉन्स्टिट्यूशन उसके हाथ में बकायदा पैकेज चला रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पूरी मशीनरी को इस वक्त नवाज शरीफ और पीडीएम ने में भी नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ ने टोटल यरगमाल बना लिया अपने पैसे या गॉडफादरनेस के तहत। अब सवाल ये है कि सर काजी साहब के पास ये वाला बात नहीं आ रही कि सुप्रीम कोर्ट में दो बरी होने वाले जो मुल्जिमान भाई थे उनको कत्ल कर दिया गया था, यानी फांसी चढ़ा दिया गया था, और बाद में पता चला था कि नोटिफिकेशन उनकी बरियत का था, यानी उन्हें बरी कर दिया गया था झूठे बयान के ऊपर। तो अभी भुट्टो साहब से तो माफी मांगेंगे, उन दो भाइयों से कौन माफी मांगेगा? इसके ऊपर तो चीफ जस्टिस साहब ने कोई बयान नहीं किया। अनिल साहब रिस्पांस दीजिएगा देख डॉक्टर साहब के क्वेश्चन का, देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। जी देखिए, हम जब भी कोई चीफ जस्टिस आता है, वो अपने काम के अलावा बाकी सारे काम करता है। और हमारा एग्जैक्टली। अलमिया ये है कि कोई भी इदारा जो है वो अपना काम करने की बजाय, जो उसको आईनी तौर पे उसकी जिम्मेदारी है उसको पूरी करने की बजाय, अपने हलफ की पासदारी करने की बजाय बाकी मामलात में मुदाखलत करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं। जैसे साकिब निसार दौर में हुआ, उससे पहले इफ्तिखार चौधरी दौर में। अब भी आपको ये, जब तक चीफ जस्टिस है मौजूदा, ये मीडिया की जीनत बनी रहेगी सुप्रीम कोर्ट। और हाँ। हमारा जो है
आपके मुल्क का वजीर आजम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि हमारा अदालती निज़ाम ठीक नहीं है और इस वजह से हमें मिसिंग पर्सन जो है जबरी गुमशुदगी करनी पड़ती है, तो इससे बड़ा मजाक क्या